हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कराची की हूँ मैं चैप्टर 1 का। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका पर्सा के बड़े भूमि स्वामियों ने भी समर्थन किया। तत्पश्चात पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पर्सा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। नेक्स्ट है, जनवरी 1871 में राय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। अथवा इटली के एकीकरण में शासक विक्टर इमैनुएल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी? तो इटली एकीकरण में विक्टर इमैनुएल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख काबूर और गैरीबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का है, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बांटा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी गई। शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दी। प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। काबूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को
ग्रीक इटली का राजा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि यह राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, जो निम्नवत है। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गाढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया है। एक साझा संस्कृति और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाया गया है। लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य के मध्य से लोक संस्कृति के इस स्वरूप को एकत्र करना राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम प्रतिभूति और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया है। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किस राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उससे समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। राजनीतिक विचार का है, उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ख है, निरंकुश शासन और पदारी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति। और क्या है, सामाजिक विचार का सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना। ख है, महिलाओं को आवश्यक का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया था। 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था, जिनके पास निजी संपत्ति नहीं थी। आर्थिक विचार का उदारवादी बाजारों को मुक्ति के पक्षधर थे। ख है, उदारवादी चीजों तथा पूंजी के अवगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास विशेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न है? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। क है, 11वीं शताब्दी के पहले तीव्रतानी राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के फल स्वरूप हुआ था। ब्रिटिश द्वीप समूह पर एक झांसी नस्ल के अंग्रेज, स्कॉट, ब्रिटिश और आयरिश लोग रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ख है, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की धन दौलत, शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हुआ। ग है, एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अनगन संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। घ है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व व्यावहारिक रूप से स्थापित हो गया। ड़ है, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिल लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी अंगन सांस्कृतिक
पर प्रचार प्रसार किया गया। चाहे नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन बैंक और राष्ट्रीय गान, गौड़ सेवा और नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में केवल सहयोगी के रूप में ही रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारा के सारा करा दी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।